जय हिंद साथियों, सीखो लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग साइंस सीरीज कर रहे हैं और हमारा ये 5वां क्लास है। अगर आप लोग ने पिछले 4 क्लास नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में क्लास है, आप लोग देख लेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। ये क्लास आपको ग्रुप डी के लिए, आप लोग जान रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए हम लोग ये क्लास चला रहे हैं और बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास को हम लोग चला रहे हैं। और इसमें देखिए दरोगा भी आ गया है, तो दरोगा भी जो है इसमें कवर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग कंटिन्यू ये क्लास को लेते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस कंपटीशन का बुक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। आइए, आज का टॉपिक है हम लोग का जैव अणु और लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। जैव अणु में आ जाता है लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? तो प्रोटीन का विखंडन कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह अमाशय से निकलने वाला जठर रस में पाया जाता है। पेप्सिन कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन पाया जाता है। और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को छोटे छोटे खंडों में विखंडित करके सरल पदार्थ में विखंडित कर देना, तोड़ देना, जिससे वह पाचित हो जाता है प्रोटीन। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेप्सिन एंजाइम भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? भोजन में पाए जाने वाले प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन को छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ देता है, जिससे वह पाचित हो जाता है। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है? जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है? तो डीएनए। डीएनए ही सूचना देता है कि शरीर में प्रोटीन का निर्माण हो रहा है या नहीं। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत डीएनए होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए प्रत्येक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है, जो इन कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। वसा के पाइशीकरण में सहायक होता है। वसा के पाइशीकरण में सहायक कौन होता है? तो पित्त लवण। पित्त लवण वसा के पाइशीकरण यानी पाचन में सहायक होता है। पित्त लवण वसा के पाइशीकरण में सहायक होता है। साथियों, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है? स्टार्च को सरल शर्करा यानी सरल शर्करा में ग्लूकोज में कौन तोड़ता है? तो एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। यह स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज शर्करा में विखंडित कर देता है। एमाइलेज जो है स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। मानव लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाई जाती है। एमाइलेज कहाँ पाया जाता है? तो मानव के लीवर में पाया जाता है। और जो भोजन का हम लोग पाचन करते हैं, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो किसके कारण होता है? एमाइलेज एंजाइम के कारण, क्योंकि मुख में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। लार में पाया जाता है यानी मुख में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन एंजाइम है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है? वसा का पाचन करना। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रवण अग्नाशय द्वारा होता है। यह भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन भी क्या है? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। प्रोटीन के एमिनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित होते हैं।
कहाँ उपस्थित होते हैं? आतरस में। प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतरण के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आतरस में उपस्थित होता है। अंततः प्रोटीन टूटकर एमिनो अम्ल तथा वसा वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन किस में टूटता है? तो एमिनो अम्ल में। वसा किस में टूटता है? तो ये वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के में वसा का पाइसीकरण होता है। दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण चित्र का सही व्याख्या करता है? तो देख लीजिए चित्र यही है और कौन इसका व्याख्या करता है? देखिए, आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, ये चित्र है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आलू के रस में प्रोटीन होता है जो आयोडीन के मिलाने पर नीला काला हो जाता है, तो गलत है। आलू के रस में वसा होता है जो आयोडीन के मिलाने पर नीली और काली हो जाती है, तो भी गलत होगा क्योंकि आयोडीन में आलू के रस में स्टार्च पाया जाता है, न कि वसा और प्रोटीन। वसा और प्रोटीन आलू के रस में नहीं पाया जाता। आलू के रस में ग्लूकोज पाया जाता है। देखिए आलू के रस में ग्लूकोज भी नहीं पाया जाता है, यानी ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए आलू के रस में स्टार्च पाया जाता है। क्या दिया गया है? आलू के रस में स्टार्च पाया जाता है जो आयोडीन के मिलाने पर नीला और काला हो जाता है। स्टार्च आयोडीन के मिलाने पर कैसा हो जाता है? नीला और काला हो जाता है। आलू में मुख्य रूप से स्टार्च पाया जाता है। खाद्य सामग्री में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन के घोल का उपयोग किया जाता है। जब किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल डाला जाता है तो वह स्टार्च की उपस्थिति में नीले काले रंग में बदल जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। C6H12O6 याद रखेंगे। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल में घुलनशील होता है। यह सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन के एमिनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डॉट डॉट में उपस्थित होते हैं। आतरस में प्रोटीन के एमिनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम आतरस में उपस्थित होते हैं। आतरस में विभिन्न एंजाइम लैक्टेज, एप्सिन, एमाइलेज पाए जाते हैं। यह हल्के पीले रंग का होता है। केसिन एक प्रोटीन है जो डॉट डॉट में पाया जाता है। केसिन एक प्रोटीन है जो डॉट डॉट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दूध में। केसिन कहाँ पाया जाता है? दूध में। प्रोटीन अम्लो अम्ल में यौगिक होते हैं। प्रकृति में 22 प्रकार के अम्लो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन का संगठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर के हैं। केसिन एक प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध का सफेद रंग केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? केसिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। जबकि गाय के दूध हल्का पीला रंग यानी बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्का पीला रंग पाया जाता है। गाय का दूध हल्का पीला क्यों पाया जाता है? तो बीटा कैरोटीन के कारण। और दूध वाइट क्यों पाया जाता है? तो केसिन के कारण। मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी। मानव शरीर की ऊर्जा किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। कैलोरी ऊर्जा मापन की इकाई है। यह मापन मीटर पद्धति का अंग है। इसके संगत एसआई प्रणाली में जब जूल का प्रयोग किया जाता है, किंतु भोजन में निहित ऊर्जा तथा कुछ अन्य उपयोगों में अब भी कैलोरी का ही प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? एंजाइम। कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? तो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है।
एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है जो जैव रासायनिक क्रियाओं की दर से बढ़ा देता है। एंजाइम उच्च अनुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक अर्थात प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार प्रोटीन की प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विल्हेम कुहाने के द्वारा किया गया। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? फलों में मीठेपन के लिए कौन शर्करा उत्तरदायी है? फ्रक्टोज। फल किसके कारण मीठा होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज या फ्रूट शुगर एक साधारण चीनी है जो स्वाभाविक रूप से फल, शहद, गन्ने में होता है, जो अनेक मीठेपन के लिए उत्तरदायी है। माल्टोज माल्ट द्रव, अनाज, चावल आदि में, सुक्रोज गन्ने में और लैक्टोज दूध में पाया जाता है। दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज। सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ने में। सुक्रोज किस में पाया जाता है? गन्ने में। माल्टोज किस में पाया जाता है? तो द्रव में, अनाज और चावल में माल्टोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है? कार्बन। जंतुओं और वनस्पतियों के निर्माण में कार्बनिक यौगिक प्रमुख है। यह हमारे भोजन, दैनिक उपयोगों के लिए पदार्थ, यातायात प्रसाधन सामग्री, विस्फोटक पदार्थ आदि में एक प्रमुख तत्व है। सभी जीवों में कार्बन उपस्थित रहता है। कार्बन तत्व सजीव तथा हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या है? पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या है? तो कार्बन। पादप में सबसे ज्यादा कार्बन ही पाया जाता है। पादपों में कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादप के पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है सबसे ज्यादा? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि और उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ ही तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। बृहद पोषक यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। सूक्ष्म पोषक यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें लौह, मैग्नीज, तांबा, मेलिबेडेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल सम्मिलित है। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो पानी का। मानव शरीर में 70 से 80% पानी ही पाया जाता है। तो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किसके बना होता है? तो पानी का। निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि विटामिन जो है मैक्रो पोषक तत्व नहीं, माइक्रो पोषक है। माइक्रो पोषक न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है विटामिन। विटामिन मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा जा सकता है। इसमें जल और खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं, शेष कार्बनिक होते हैं। ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है उसे मैक्रो पोषक तत्व कहा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। ऐसे तत्व जिनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसे माइक्रो पोषक तत्व कहा जाता है, जिसे लवण, विटामिन। डीएनए एक खंड है जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो जीन। डीएनए का एक खंड क्या है? जीन है, जो शरीर में जो आनुवांशिक पदार्थ की जानकारी देता है। केंद्रक द्रव में केंद्रिका व क्रोमेटिन मिलता है। गोलाकार केंद्रक द्रव में पाई जाती है। अंतरावस्था में केंद्रक में अस्पष्ट न्यूक्लियोप्रोटीन तत्वों की जालिका मिलती है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अवस्थाओं व कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र संरचना दिखाई पड़ती है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप
क्या है? तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। ये प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग अलग होकर कई छोटी मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे ही गुणसूत्र यानी डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की की सभी आवश्यकता सूचनाएं होती हैं। आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बालों का रंग डॉट डॉट के कारण होता है। तो बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। बालों का रंग काला किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। बालों का रंग मेलानिन के कारण होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य यानी पिगमेंट है जो अधिकतर जीवों में पाया जाता है। सिवाय मकड़ी को छोड़कर जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलानिन है, जो काले भूरे रंग का होता है और इसी के कारण मनुष्य का बाल काला दिखाई देता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में से एक डॉट डॉट का निर्माण करता है, तो एमआरएनए का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है, जो आरएनए के क्रियात्मक अणु होते हैं। इसमें प्रोटीन संश्लेषण के संकेत एवं सूचनाएं के जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा हस्तांतरित होता है। एमआरएनए अणुओं का नामकरण 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा मोनार्ड द्वारा किया गया। एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी कहा जाता है। एमआरएनए का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर आरएनए। प्रजनन के दौरान मूलकार डॉट डॉट का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूलकार डॉट डॉट का निर्माण करना होता है डीएनए कॉपी का। प्रजनन के दौरान मूलकार एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 में जेडी वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। पुनर्जोगज डीएनए को किसी परपोषी परिवर्धित करने को डीएनए क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग या आनुवांशिकी इंजीनियर कहा जाता है। निम्नलिखित में से गलत को पहचाने। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो सही है। यह गुणसूत्र इसमें उपस्थित होने के कारण रासायनिक तत्व है जो आनुवांशिक गुण का वहन करते हैं। तो डीएनए आनुवांशिक गुण का वहन करते हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड डीएनए की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बना होता है। गलत, देसी केवल सी गलत है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए मुख्यतः केंद्रक में होता है और इसके न्यूक्लियोटाइड अणुओं में पेनवेज शर्करा, डीऑक्सीराइबो, नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन, थाइमिन, फॉस्फोलिपिड अम्ल होता है। डीएनए गुणसूत्र में उपस्थित होने वाले तीन रासायनिक तत्व आनुवांशिक गुण कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि सी गलत है। एंजाइम मूलतः डॉट डॉट में होते हैं। एंजाइम मूलतः कहाँ होते हैं? प्रोटीन में। एंजाइम मूलतः प्रोटीन में पाया जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन में होते हैं। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन। जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोटेशन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने वाली प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है।
प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग डॉट डॉट को कहा जाता है जीन को। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। डॉट डॉट डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। वंश या जीन डीएनए का हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? मैसेंजर आरएनए का मूल रूप क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है। पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से बना एक पॉलीमेरिक अणु है। एक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनीय क्षार, एक राइबोज शर्करा तथा फॉस्फेट शर्करा होता है। इसमें पिरामिडीन थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। इसमें पिरामिडीन और थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है 65%। अन्य तत्व कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। प्रोटीन डॉट डॉट का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? तो इनमें सभी यानी एंटीबॉडी का भी अंग है, एंजाइमों का भी अंग है, कोशिका झिल्ली का भी अंग है। प्रोटीन एंटीबॉडी, एंजाइम और कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है? तो केसिन जो है दूध का प्रोटीन है। और गाय के दूध हल्का पीला किसके दौरान दिखाई देता है? तो बीटा कैरोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला या गाढ़ा दिखाई देता है। केसिन दूध का प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन एक फॉस्फोप्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो आमतौर पर स्तनधारियों के दूध में पाया जाता है। यह गाय के दूध में लगभग 80% और मानव में 20% पाया जाता है जो हमारी मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने साथियों में, और वीडियो अच्छा कर लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे।